मकान बना के और शादी करके देखो। कहावत है, मकान बना के और शादी करके देखो। तात्पर्य यह है कि दोनों ही बातें बड़ी चुनौतीपूर्ण हैं और जिस जांबाज ने दिलेरी से इन दोनों बातों को पूरा करने का बीड़ा उठा लिया है, उसने जैसे दुनिया ही जीत ली है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आम तौर पर प्रथम सीढ़ी चढ़े बिना ही सीधे दूसरी सीढ़ी पर कदम रख दिए जाते हैं और छत पर पहुंचकर फिर प्रथम सीढ़ी का ध्यान आता है, अर्थात द्वितीय सीढ़ी शादी का काम तो भगवत कृपा एवं माता पिता के संयुक्त प्रयास से आनन फानन में हो ही जाता है। पंडित, रिश्तेदार और मित्र सब मिलकर बाजे गाजे से दो अनजान और नादान वर वधू को संसार सागर में गोता लगाने के लिए जोर शोर से धकेल देते हैं। अब दोनों नौसिखियों के ऊपर निर्भर है कि वे तैरना सीख लेते हैं, हिचकोले खाते हैं या डूब जाते हैं। आरंभ में सभी नए नवेलों को 4 दिन की चांदनी बड़ी लुभावनी लगती है, पर 5वें दिन से तो उनके दिल से बरबस निकल ही पड़ता है कि भूल गए राग रंग, भूल गए राग रंग, भूल गई छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नमक तेल लकड़ी। एक बार फिर से कहती हूँ, भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नमक तेल लकड़ी। कुछ समय और बीत जाने पर दंपत्ति मोहम्मद रफ़ी के मस्ती भरे गाने छोड़कर मुकेश के दर्दीले गीत गाना और सुनना पसंद करने लगते हैं। जो पत्नी प्रारंभ में चंद्रमुखी दिखाई देती थी, वही समय बीतने पर सूर्यमुखी और ज्वालामुखी का विशेषण प्राप्त करती है। नई नई गृहस्थी वाले दंपत्ति इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे कि अनुभवहीनता एवं घूमने फिरने तथा होटलिंग करने के शौक के कारण बेचारी तनख्वाह का क्या हश्र होता है। कभी कभी तो यहाँ तक नौबत आ जाती है कि रद्दी पेपर बेचकर माह के आखिरी सप्ताह में सब्जी का जुगाड़ जमाया जाता है। इस पर भी यदि आपातकाल में अतिथि देव का पदार्पण हो जाए तो पड़ोसी से उधार मांगने की नौबत आ ही जाती है, या बहाना यह बनाया जाता है कि अलमारी के ताले की चाबी गुम हो गई है अथवा 100 का नोट सब्जी वाला तोड़ता ही नहीं है। संक्षेप में नए नए गृहस्थ के लिए पहला हफ्ता हंसी खुशी, दूजा हफ्ता कसाकसी, तीजा हफ्ता रस्सा कशी और चौथा हफ्ता फाका कशी का होता है। धीरे धीरे परिस्थिति सुधरती है और समय के प्रवाह में बहते हुए दंपत्ति दूसरों की देखा देखी मकान बनाने का ख्वाब देखने लगते हैं। स्वीट होम, न्यारा बंगला और सपनों के महल की कल्पना उनकी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा देती है। मकान बनाने का काम यूं तो पीढ़ी दर पीढ़ी होता आया है, पर जब हमारा इससे वास्ता पड़ा तो इसकी गंभीरता व अहमियत का एहसास हुआ। प्लॉट खरीदने से लेकर मकान बनाने और फिर गृह प्रवेश करने तक की यात्रा एवरेस्ट पर झंडे गाड़ने से कम मशक्कत वाली नहीं थी। सर्वप्रथम तो घर के नक्शे पर आम राय का करना ही बड़ा दुष्कर कार्य था। घर के सभी सदस्य अपना अपना नक्शा बनाकर उसे सर्वश्रेष्ठ घोषित करते रहे। बमुश्किल गठबंधन सरकार की भांति सभी की सहमति से एक नक्शा पारित किया गया। सरकारी औपचारिकताएं पूर्ण कर एक बड़े काम की सफलता का अनुभव हुआ। इसके बाद भूमि पूजन तो बड़ी सरलता से हो गया, पर नींव खुदने के बाद जैसे जैसे मकान का काम आगे बढ़ने लगा, हमें दांतों तले पसीना आने लगा। लोहे के चने चबाना, नाकों चने चबाना, टेढ़ी खीर, आसमान की तारे तोड़ना तथा हथेली पर दही जमाना जैसी कहावतें एक के बाद एक याद आने लगीं। राम राम करके मकान पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगा। आरंभ में मकान का ढांचा खड़ा होने तक हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जैसे शिशु के प्रारंभिक काल में भ्रूण का आकार प्रकार समूचा स्पष्ट नहीं होता, परंतु हमारा ठेकेदार साहब कहते थे कि आपका घर सिंपल और खूबसूरत बनेगा। पर हमें लगता था कि वह केवल सिंपल ही बनेगा, परंतु रंग रोगन आदि होने के बाद तो हमारा मकान शुक्ल पक्ष की 16 कलाओं वाले पूर्ण चंद्र की नाई चमकने लगा।
मकान बनाने के बाद वास्तु शांति की प्रक्रिया ने तो जैसे हमें आत्मिक रूप से शांत ही कर दिया। अचानक दो तरह की बातें याद आने लगी। ना घर तेरा ना घर मेरा, मंदिर है भगवान का, तथा गालिब के दिल में जो रहने की तमन्ना है उनकी। गालिब का जो शेर है ना कि गालिब के दिल में जो रहने की तमन्ना है उनकी, तो वे अलग मकान क्यों बना रहे हैं? मकान बनाने के चक्कर में हमारे श्रीमान जी के सिर के बाल भी किंचित मात्रा में उड़ गए, मानो दर्शा रहे हों कि खलवाटो क्वचित निर्धनम। मकान मालिक होना भी धनवान व्यक्ति की ही निशानी है। सहसा जितने मकान मालिक हैं उनसे हमारी हमदर्दी उमड़ पड़ी। श्रद्धा से मस्तक झुक गया तथा साष्टांग दंडवत करने की इच्छा जागृत हो गई। बड़ी बिल्डिंग वालों के प्रति प्रशंसापूर्ण आदर एवं छोटे मकान मालिकों के प्रति सहानुभूति की भावना हिलोरे लेने लगी। मकान बनाने के आखिरी दौर में जब फिनिशिंग टच दिया जाता है तो लगता है अपन भी फिनिश हो गए हैं। लुभावने नल, आकर्षक पेंट तथा नए डिज़ाइन के वार्डरोब जैसे व्यंग से मुंह चिढ़ाते हैं। बच्चू और बनाओ घर। किसी अंग्रेजी विद्वान ने सही कहा है, मूर्ख मकान बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं। मकान बनाने के बाद गृह प्रवेश या वास्तु शांति समारोह काम की पूर्णता का प्रमाण पत्र है। रिश्तेदार एवं मित्र लोग इस अवसर पर गिफ्ट देकर मानो सहानुभूतिवश सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तुमने इतना खर्च किया है, कहीं भविष्य में तुम्हें कड़की का सामना नहीं करना पड़े तथा पहनने ओढ़ने के वांदे नहीं पड़े और डिनर, टेंट हाउस आदि के पेमेंट में दिक्कत नहीं आए, इसलिए यह सहायता राशि दी जा रही है। मकान अच्छा बनने के बाद कहीं उसको नज़र न लग जाए, इस बात की चिंता सताने लगी। इस मामले में भी कई राय साहब आए और ताबड़तोड़ हमें मशवरे मिलने लगे। एक हितैषी ने काली मटकी उल्टी टांगने की राय दी, तो दूसरे हितैषी ने पुराना जूता टांगने का सुझाव दिया। तीसरे सलाहकार ने टूटा मुड्डा मकान पर रखकर नज़र बददूर करने की राय दी। सुंदर घर पर ऐसी बदसूरत चीज़ें टांगने के ख्याल से ही हमें कपकपी हो आई। हमने चुपचाप अपने प्यारे से घर को स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उसे आश्वस्त किया कि ऐसी कोई भी नागवार हरकत हम नहीं होने देंगे। पर नज़र का सवाल अपनी जगह पर अभी भी मौजूद था। अचानक हमारे छोटे बेटे ने एक नायाब तरीका बताया जिससे मनवांछित आवश्यकता की पूर्ति भी हो सकती थी और घर में भी उसे कुछ खराब होने का सवाल नहीं था। उसने सुझाव दिया कि एक सुंदर सा बोर्ड बनाकर खूबसूरत अक्षरों में यह लिख दिया जाए कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और इस बोर्ड को घर पर टांग दिया जाए। यहाँ तक का सफ़र करने के बाद अब मकान के लिए किराएदार रखने की बात चल रही है। सुझाव मिलने लगे हैं कि स्टाम्प लगाकर लिखा पढ़ी कर ली जाए ताकि किराएदार बाद में हमें तंग न करे। पर हमारे प्रिय देवर का कहना तो कुछ और ही है। उनका कहना है कि लिखा पढ़ी से कुछ होता नहीं है, आप तो किराएदार को कह दीजिए कि हम कागज़ पर विश्वास नहीं करते हैं तथा जिस दिन हमें मकान की ज़रूरत होगी हम खुद आपसे खाली करवा लेंगे। रहने को तो हम अपने निजी घर से दूर रहते हैं, पर हमारे पूरे पाँव इस पूरे शहर में फैले हैं। रहने को तो हम अपने निजी घर से दूर रहते हैं, पर हमारे पाँव पूरे शहर में फैले हैं। अर्थात आप समझ गए ना, दादागिरी आजकल सब दूर चलती है।